हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार देखा था कि मैं कोर्स चालू करने वाला हूं, तो इसका आज पहला लेक्चर होगा। इसके पहले का मैंने पूरा सिलेबस डिकोड किया है कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो ये यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले सिलेबस देख के यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्लियर किया है और मेंस भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मेंस के मार्क्स है और यहाँ पर मेरे जीएस 4 के मार्क्स है, जो कि अच्छे खासे है। तो अभी हम देखते हैं कौन सा सेक्शन से हम पढ़ने वाले हैं, अभी स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, सिलेबस के कौन से पॉइंट से करने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई लिंक है यहाँ पर। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये सेक्शन है सिलेबस में, आप देख सकते हो। अगर आपके पास सिलेबस नहीं तो एक सिलेबस की कॉपी रखिएगा आपके पास, लगा तो आप स्टिक कर सकते हो अपने सामने, क्योंकि हम 2 से 3 महीने तो इसके रिगार्डिंग में पूरा एथिक्स ही पढ़ने वाले। तो ठीक है। तो एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो ह्यूमन एक्शंस में इसका एसेंस क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो पहले हम देखेंगे एसेंस ही। एसेंस के ऊपर ही थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। आगे आगे लेक्चर्स थोड़े बड़े जाएंगे क्योंकि अब हमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है, इसलिए ठीक है। तो हम अभी पहले तो बात करते हैं एथिक्स मतलब होता क्या है। तो ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बाकी भी हम देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जाएगा वैसे। और एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैं, जैसे अभी इसके तो मैं पीडीएफ बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स ही बनाने हैं। हैंड रिटन क्यों मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको मेंस में लिखना है, ना कि टिक मार्क करना है। तो आपको जितना लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे से याद रखोगे और उतने अच्छे से रिटेंशन भी कर पाओगे। इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, और जो भी स्लाइड्स है मैं पूरा सिखाने के बाद पूरा ये मतलब लिख लीजिएगा, या फिर आप पहला भी कर सकते हैं कि पहले लिख के रखिएगा और फिर सुनिएगा। पर ज्यादा से ज्यादा फोकस आप एक्सप्लेनेशन पर दीजिएगा, ठीक है, ना कि क्या लिखा है उस पर। तो एथिक्स क्या है, क्या लगता है आपको एथिक्स क्या रह सकता है। तो एथिक्स का डेफिनेशन क्या है, देखिए। ये एक ब्रांच है फिलोसफी की, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी रहता है ह्यूमन एक्शंस का। अभी देखिए इस पर ह्यूमन एक्शंस के ऊपर क्यों फोकस किया है, क्योंकि हमें ह्यूमन एक्शंस को ही स्टडी करना है। एथिक्स मतलब कि आप जो भी डिसीजन लोगे, अभी समझो, आगे एग्जांपल है नीचे दिया है, तो वही एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ अभी। तो समझो आपने देखा है आपके नेबर का पर्स नीचे गिर गया है, ठीक है, उसमें अच्छे खासे पैसे भी दिख रहे हैं आपको। तो आपका पहला इंस्टिंक्ट तो ये रहेगा कि चलो मैं उठा लेता हूँ और मैं घर को लेके जा सकता हूँ। पर आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हो, उसे बोलते हो कि देखिए आपका पर्स गिर गया है, आप उठा लीजिएगा। तो ये जो एक्शन था ये एथिकल है। तो एथिकल क्या है, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन एक्शंस का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्या, कि इसका राइटफुलनेस है या फिर रॉन्गफुलनेस। अगर रॉन्गफुलनेस कब होता, जब आपने ये पर्स रख लिया रहता। तो ये रॉन्ग क्यों है, तो ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है। तो वो भी हम देखेंगे, सोसाइटल एथिक्स भी आता है आगे। पर वो इतना मैटर नहीं करता, पर ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया रहेगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि एक स्टडी करेगा ह्यूमन एक्शंस के ऊपर ही, और ये सही क्या है या गलत क्या है। पर ज्यादा इसका पकड़ा रहेगा राइटफुलनेस के ऊपर ही। एथिकल मतलब राइटफुलनेस ही ज्यादा रहता है, रॉन्गफुलनेस नहीं रहता है। रॉन्गफुलनेस को कम करना और राइटफुलनेस को बढ़ाना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके पास दूसरी डेफिनेशन है तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये भी चल जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, एथिक्स मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है, तो एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन नहीं है, ग्रीक वर्ड है। जो कि इथोस, मतलब इथोस का मतलब क्या है, तो कस्टम या फिर ह्यूमन कैरेक्टर। आपका ह्यूमन कैरेक्टर कैसा है, तो वो डिफाइन करता है एथिक्स। और इसे मॉरल फिलोसफी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंसर्न किससे है, तो डेफिनेशन ऑफ राइट कंडक्ट एंड गुड लाइफ। तो मॉरल फिलोसफी के ऊपर भी ये बेस्ड है, क्योंकि आपकी जो भी लाइफ रहेगी और जो कंडक्ट रहेगा आपका राइट कंडक्ट रहेगा, और गुड लाइफ ही आप जियोगे। राइट कंडक्ट रहा तो आपकी अच्छी लाइफ ही होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल तो मैंने डिस्कस किया है। और एक बात, एग्जाम्पल्स मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, एक ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है पूरा। और कुछ कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी हाईलाइट किया है अलग अलग, जैसे येलो से, या फिर डार्क भी किया है। तो वो भी, उसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा जैसा आपको इंपॉर्टेंट लगता है वैसा। तो ठीक है, हमने बताया कि ये तो है ह्यूमन एक्शंस का स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है। तो इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। सोर्स कहाँ से आता है एथिक्स का, तो कहाँ से आ सकता है, आपको क्या लगता है, आपकी जो भी एक्शंस लेते हो आप, तो उसका सोर्स क्या रह सकता है। एक तो आपकी फैमिली रह सकती है, आपकी जो भी बोलते हैं नाम में संस्कार, आपके अच्छे संस्कार है। तो संस्कार क्या है, वो ही है, एथिक्स ही है आपकी। फिर सोसाइटी है, रिलीजन आ गया, देखेंगे हम आगे, देखते हैं इसके सोर्स क्या है, अभी हम देखते हैं। तो सोर्सेस क्या है एथिक्स के, तो फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, लीगल, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है। इतने सारे तो सोर्सेस ही है, और भी है बहुत सारे, वो भी हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। पर फिलहाल के लिए इतना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज क्या है एथिक्स के, तो आपको लिखने आना चाहिए बस, ठीक है। फैमिली कैसे, तो फैमिली और किनशिप रिलेशन जो भी हमारे एक शेप करता है अपने इंडिविजुअल को,
और आपको पता है जैसे ही बच्चा छोटा रहता है उसके ऊपर जो भी संस्कार होते हैं वो वैसा ही बड़ा होते जाएगा। अगर उसके ऊपर थोड़े से भी गलत संस्कार हो गए, जैसे कि एक स्टोरी है आई गेस, तो एक जेल में एक कैदी था, तो उसने कुछ तो एक बड़ा मर्डर किया था, और वो बोलता है कि मुझे बस अपनी माँ को बुलाना है, और माँ को बुला के वो थोड़ा सा डांटता है माँ को कि मुझे पहले क्यों नहीं रोका जब मैंने एक पेंसिल चुराई थी बाजू वाले के घर से। तो ये पेंसिल का बाद में मर्डर कब हो गया, मतलब बढ़ते बढ़ते ही गया। तो इसकी वजह से जो बचपन में जितना कैरेक्टर डेवलप होगा, तो वही चल आगे जाके ये बड़ा होते जाएगा। तो वो कितना मायने रखता है देखिए, एक छोटा सा इंडिविजुअल यहाँ तक जा सकता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये शेप करना इंडिविजुअल को। तो इसलिए फैमिली एक बहुत बड़ा मेजर रोल, पहला सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मतलब क्या वो हम देखेंगे आगे। तो ये सोशलाइजेशन का पहला स्टेप है, या फिर ये बोल सकते हो पहला इंटरैक्शन आपका ह्यूमंस का, एज अ ह्यूमन हम पेरेंट्स से ही करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, तो मेनी इंडियन फैमिलीज डोनेट ओल्डर एंड अनयूज्ड क्लोथ टू द पुअर ड्यूरिंग दिवाली एज चैरिटी। देखिए आपने अभी दिवाली आ गई है, अभी आने वाली है, तो अब बहुत सारे फैमिली जो है इंडियन फैमिली, जो भी पुराने कपड़े होते हैं या फिर अनयूज्ड क्लोथ्स होते हैं, तो वो पुअर फैमिलीज को हम डोनेट करते हैं दिवाली के दौरान ही। तो इसे चैरिटी, ये अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव। और एक देखिए, अभी कौन सा भी हम कंसेप्ट देखेंगे ना, अभी समझो फैमिली के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे हम। तो नेगेटिव भी देखना है, हमें दोनों साइड देखना है, और जब लिखते वक्त भी हम दोनों साइड लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर ही डिफरेंस आता है प्लस एक एक मार्क का हर एक क्वेश्चन में। अगर आपने काउंटर साइड भी लिख लिया ना, भले ही पूछा ना हो, एक लाइन भी लिख लिया ना काउंटर साइड, तो उसे भी पता चल जाता है कि इसका एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो बायसेस भी क्रिएट करते हैं। बायसेस मतलब क्या, तू लड़की है तो तेरे को बस ये इतना ही करना चाहिए, तूने बारबी से ही खेलना चाहिए, आई एम बारबी गर्ल ही करना चाहिए, और जो लड़का है उसने तो बॉम्ब फोड़ना चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट ओपन हाइमर वगैरह। तो जो कर सकता है वो कर सकता है, खेल खेल सकता है, स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, मतलब ये पूरा बायसेस क्रिएट हो जाते हैं पहले से ही। फिलहाल अभी तो सिचुएशन अलग हो गई है तारी जमीन पर, और अलग अलग अवेयरनेस की वजह से तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है कि इसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो करेगा, पर ठीक है, पर बायसेस तो है, अभी भी है, और एक स्टीरियोटाइप भी हो जाते हैं फैमिली के रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो ये हो गया फैमिली का एग्जाम्पल। फिर बाद में सोसाइटी का भी वैसा ही है, सोसाइटी जिसमें हम ग्रो करते हैं। समझो एक, अभी आपने ये मेगा माइंड पिक्चर देखा रहेगा। मेगा माइंड में क्या होता है, दो अंतरिक्ष से दो बच्चे आते हैं, और एक बच्चा जाता है जेल में और एक बच्चा जाता है बड़ी फैमिली में, और वो हीरो जाता है, आगे जाके हीरो बनता है, और जेल में जाने के बाद उसे लगता है ये सब सही है, चोर करना, चोरी करना, डकैती करना, पैसे लूटना, तो ये सही है उसके लिए, ये सराउंडिंग था, इसलिए उसकी सोसाइटी उसके लिए बोलता है कि ये सही हो। उसके जो भी जेल में जो मेंबर्स रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सही है और ये गलत है, जो अच्छे काम है वो गलत है। तो देखिए सोसाइटी कितनी मैटर करती है। फिर भी फैमिली के बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सोसाइटी का, तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं अपने एथिक्स पे, मॉरल्स पे, इंडिविजुअल्स पे। मॉरलिटी क्या है वो भी हम देखेंगे, मॉरलिटी और एथिक्स में फर्क क्या है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और हर एक सोसाइटी का हर एक यूनिक पैटर्न होता है पर्टिकुलर सोसाइटी का, जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पर रिस्पेक्ट एक कॉमन इंडिविजुअल सोशल एथिक है, जो कि अभी समझो आप किसी के घर में जाते हो, तो आप अभी जो हाई क्लास है, एकदम वेरी हाई क्लास है, वो तो चप्पल पहन के जाते हैं, पर नॉर्मली हम बाहर जूते निकालते हैं, एक रिस्पेक्ट के तौर पर हम देखा जाता है। इवन जो एल्डर जो है हमारे, उनसे उनसे हम आदर से बात करते हैं, मतलब ऐसे नहीं अरे तूरे ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, तो और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये इथिकल है या नहीं, फिर ऑब्वियस है इथिकल तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये अनएथिकल है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम करना नहीं चाहिए, पर सोसाइटी हमें ये सिखाती है। काफी सारे रीजंस है उसके पीछे भी, पर एक नेगेटिव साइड ये देखना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी का बस पॉजिटिव ही नहीं है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी सिखाती है, क्योंकि हालात कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं कि फिर उसे मजबूर करना पड़ता है, आपने देखे रहेंगे बहुत सारे फिल्में। ठीक है, फिर बाद में रिलीजन आता है, रिलीजन तो आपको पता ही है, एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है। मतलब क्या, जो भी हम, फॉर एग्जांपल लीजिए हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म में टॉलरेंस काफी ज्यादा होता है, जो भी, अभी इसमें कुछ ऐसे रिजिडिटी नहीं है, जैसे जैनिज्म में है कि आपको जो नीचे का उगा हुआ रहेगा वो खाना नहीं है, या फिर जो भी प्लॉइंग नहीं करना है, क्योंकि जर्म्स वगैरह रहेंगे तो उनको भी मतलब बहुत सेफ, एक्स्ट्रा सेफ खेलते हैं ये। ठीक है, और हिंदुइज्म में ऐसा नहीं, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी भी रिलीजन को, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, पटक से मतलब हेट कमेंट्स मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा रिलीजियस ही करते हैं। अभी देखिए आपको कुछ भी गलत करना रहेगा तो आपको भगवान देख रहा है, ऐसा हम मानते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा रहने की कोशिश करते हैं। पर इसके नेगेटिव साइड्स भी आपको पता ही है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर अच्छी साइड क्या है, तो कंपैशन। रुकिए एक मिनट, मैं रब कर देता हूँ। कंपैशन इन बुद्धिज्म, देखिए कंपैशन मतलब क्या है,
आपको ये तो लगा ही है, सिंपैथी तो लगा ही है कि उसको बहुत उसको बहुत बुरा लगा रहेगा, पर उसको आप ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करोगे कि उसकी मदद करने की, कि ये जो बुरा लगा है उसे कम कैसे किया जाए, तो उसे कहते हैं कंपैशन। वो आगे हम देखेंगे हर एक वैल्यूज कितने हैं, कौन से और उसके एग्जांपल्स क्या है। तो कंपैशन इन बुद्धिज्म एक एग्जांपल है। अच्छा, अभी नेगेटिव क्या है? तो संथारा इन जैनिज्म और ट्रिपल तलाक इन इस्लाम इथिकल है या नहीं? देखिए, ट्रिपल तलाक आपको पता रहेगा कि 3 बार तलाक बोलने से डायरेक्ट डिवोर्स हो जाता है, तो ये तो गलत था। ऑब्वियस सी बात है। तो ये रिलीजन भी काफी नेगेटिव भी बताता है, ठीक है। और संतारा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि संतारा इन जैनिज्म क्यों गलत है, ठीक है। आई गेस ये सुसाइड टाइप ही रहता है, मतलब एक स्टेज के बाद जो भी जैन जो पीपल रहते हैं, एक स्टेज के बाद वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं और एक्सट्रीमनेस पूरा पूरा अर्पण कर देते हैं अपने आप को। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाद में आता है लीगल। लीगल तो आपको पता ही है कि लीगल जो भी रैशनल टेक्स्ट है, जैसे कि जुडिशियल कॉवेनेंट्स हो गए या फिर लॉ हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उससे भी हमें सोर्स मिलता है कि हमें लीगली कैसे फॉलो करना चाहिए या फिर एथिकली कैसे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एनवायरमेंटल एथिक्स, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में इंस्ट्राइंड है, तो आर्टिकल 48 है। देखिए, एथिक्स का पेपर मतलब बस एथिकल और ये सब ऐसा बातें की जरूरत नहीं है। एक आधा पॉइंट आपने अगर ये भी लिख दिया कि लीगल साइड में क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, मतलब थोड़ा सा डाइवर्स किया आपने आंसर्स को, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया। देखिए, मैं स्टार्टिंग में तो सब एग्जाम्पल्स दे दूंगा, पर बाद में मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स कोट करना है इसके अंडर, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। 48 अभी देखते हैं हम कि एनवायरमेंटल एथिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इंस्ट्राइंड है। तो इसमें क्या बताया गया कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये बताया कि हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसे हमें बचाना चाहिए। तो ये हमारे एनवायरमेंटल एथिक्स में बताया गया। अभी एनवायरमेंटल एथिक्स मतलब क्या, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। पर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो होमोसेक्सुअलिटी अभी भी, मतलब पहले तो था अनइथिकल, मतलब ये गलत माना जाता था, अननेचुरल है इसलिए बोला जाता था। तो अभी तो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अलाउ किया है, ठीक है, एलजीबीटीक्यू के लिए। तो इसके ऊपर भी अभी काफी सारा डिस्कशन हो रहा है कि मतलब क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं। तो ठीक है, वो अलग बात है, पर पहले तो ये गलत था। इसके बदले आप दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये लीगल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल में क्या क्या आता है, क्या लगता है आपको हिस्टोरिकल में क्या होना चाहिए? एक अच्छी बात और एक बुरी बात, एथिकली हमें क्या क्या अच्छा लग सकता है? तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा जाए तो हॉनेस्टी, हॉनेस्टी किस में आती है ज्यादातर? तो गांधीयन इंसिस्टेंस ऑन हॉनेस्टी एंड एम्फेसिस ऑन ट्रूथफुलनेस। मतलब गांधी जी का ये मानना था कि आपको हॉनेस्टी रहना चाहिए और ट्रूथफुल रहना चाहिए, आप किसी से झूठ मत कहिएगा। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मेजर मेजर इवेंट्स और जो मेजर मेजर पर्सनलिटीज है, तो उनका जो भी वैल्यू सिस्टम था, तो उसे हम इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर। और देखिए, आपका जब ये कोर्स हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी ज्यादा हद तक आप एथिकली फॉलो करोगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्यों करना है, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। और बाद में और एक एग्जांपल देने का कहा जाए तो सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी किसमें थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता रहेगा, जो पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने, अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी उनके नाम पर जब वो चल बसे। तो उनके पास बस एक कार थी, जो कि वो भी उन्होंने बैंक लोन से लिया था। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के पास, मतलब अच्छा खासा पेमेंट भी होता है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने बैंक लोन से एक कार ली थी, और वो भी किया था। और एक इंसिडेंस बताता हूँ इनका। इनका एक बेटा था और उनके पास एक गाड़ी थी, आई गेस ऑफिस की गाड़ी थी। तो वो कौन से तो भी काम में बिजी थे, तो उनके बेटे ने क्या किया, तो वो गए बाहर, ड्राइवर से बोला कि मुझे गाड़ी में बैठना है। ये अच्छी गाड़ी थी शायद, बहुत रॉयल गाड़ी थी तब की। आई डोंट नो कौन सी गाड़ी थी, कार भी मुझे याद नहीं आ रहा, पर ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे एक चक्कर लगा के आना है। तो ठीक है बोले, उन्होंने चक्कर लगा के आ गए, और अंदर जाके फिर वो अपने अपने काम पर चले गए। पर जैसे ये बाहर आए ना, प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने देखा कि, इन्होंने बताया शायद कि आपके बेटे ने एक अच्छा सा राउंड मारा, उनको भी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला जितना भी इन्होंने चलाया ना, उसका मुझे एक रिसिप्ट ला के दो, मैं आपको उतना चेक में या फिर जो भी कैश रहेगी वो मैं दे दूंगा। मतलब आप समझ सकते हो, इतना हॉनेस्ट, मतलब उनको ज्यादा और उन्होंने ये इसका रीजन क्या बताया, तो ये पब्लिक का पैसा है बोला। उन्होंने बोला कि ये पब्लिक का पैसा है, तो ये मैं यूज नहीं कर सकता अपने खुद के बेटे के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रिटी और सर्विस कैसे होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से आप सीख सकते हो। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऐसा भी समझिएगा, जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है, तो वो आपका एज अ आईएएस ऑफिसर ही चेक करेगा, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट मत लिखिएगा आंसर कि हाँ मुझे ये ऐसा होना चाहिए, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मत दीजिएगा, थोड़ा रिसर्च करके आइएगा। मैं तो अभी स्टार्टिंग में दे दूंगा,
पर आपको जितने यूनिक एग्जांपल्स रहेंगे उतना अच्छा रहता है। अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो वो आप सारा वही लिखोगे, आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल साइड क्या रहेगा, तो एक नेहरू ऑप्टिंग आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। तो आप मुझे बताइएगा, अभी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो ठीक है, तो जो भी आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी हमारी, एथिकल थी क्या नहीं, तो इसलिए हमारा चाइना वॉर हुआ क्या नहीं, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में आता है कंसाइंस, और भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यही है, अभी हिटलर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आप, इसने तो सीधा जिनोसाइड ही किया था, तो ये भी लिख सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग में। बाद में आता है कंसाइंस। कंसाइंस मतलब क्या, आपके अंदर की आत्मा, आपके अंदर की आत्मा बता देती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये लास्ट में ऑप्शन आता है, जैसे कि आप इतना सब देखा आपने, इसमें से कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा तो सीधा इस पर आ जाते हैं हम, क्या भी बताओ बॉय, मेरा अंदर आत्मा क्या बोल रही है, ठीक है। फिर बाद में वो सब एक्चुअल डिसीजन मेकिंग हो जाता है, एथिकल है या नहीं वो बात का बात है, पर तभी के लिए यही है। पर फिर भी इसे अगर हमें अच्छा सा शेप देना है तो एक एग्जाम्पल बहुत सही है। और एक बात, गांधी जी तालिस्मान, ये एक काफी सही उन्होंने कहा है कि आपको अगर डिसीजन लेने में काफी दिक्कत आती रहेगी तो आप ये सोचिए, एकदम गरीब से गरीब एक आदमी है, बूढ़ा आदमी या फिर बहुत पुअर है वो, और उसका चेहरा देखिए, अगर मैं इस चेहरे पर हंसी ला सकता हूँ या फिर उसे कुछ बेनिफिट होता है मेरे एक्शन से, तो मैं ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं वो डिसाइड करेगा। तो ये काफी हद तक अपने केस स्टडीज वगैरह में भी यूज कर सकते हो, इवन जो आंसर्स रहते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो। और एक बात, आप क्या कीजिएगा, एक अलग से छोटी सी नोटबुक बनाइए केस स्टडीज के लिए, केस स्टडी लिखिए उसके ऊपर, और ये लिखिए गांधी जी तलिस्मान, और इसके आगे लिखिए बस इतना ही, डिसीजन इन फेवर ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उससे क्या होता है, जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हो तो समझो आपको डिसीजन लेने में काफी दिक्कत है, और ऑब्वियसली जो भी केस स्टडीज रहते हैं वो काफी डिलेमा वाली रहती है, मतलब इतना इजी नहीं रहेगा कि चॉकलेट खाना है या आइसक्रीम खाना है, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो जितना डिफिकल्ट डिसीजन रहता है तो ये आप कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी तालिस्मान आई विल टेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो फिर वो जो भी एक्ट ऑफ द एक्शन रहेगा वो भी हम कर लेंगे। फिर आगे हम केस स्टडीज के बारे में देख लेंगे, पर आप एक सेपरेट नोटबुक रखिएगा, ठीक है, गांधी जी तालिस्मान लिखिएगा उसमें। तो सोर्सेज ऑफ एथिक्स बस इतने हैं क्या, तो देखते हैं हम आगे आगे कौन से सोर्सेस है। तो सोर्स कौन से हिस्टोरिक टेक्स्ट जैसे मैंने बताया, मतलब रिलीजन वगैरह भी आता है, हिस्टोरिक में और भी आता है, वेद आते हैं, अशोका का आता है, गिव अशोका ने जैसे वॉर गिव अप किया और धम्मा स्प्रेड किया। फिर हर्षवर्धन का चैरिटी फॉर ट्रूथफुलनेस। फिर रामायण महाभारत में भी काफी ज्यादा अच्छा अच्छा आइडियल गवर्नेंस था। बैड इंटेंशंस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब कितना भी बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छे उससे एक कदम आगे रहती है या फिर दो कदम आगे रहती है, जो भी आपको लिखना है। निष्काम कर्म, जो कि भगवत गीता में लिखा है कि आपको कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा ना करें, और ये इसमें बहुत ज्यादा लागू होता है यूपीएससी में। तो भले आपने 2 से 3 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम ही नहीं निकला हो, फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, भले आप 10-15 मार्क्स से रह रहे हो तो आप खुद को अपना पुश करना चाहिए, और ये भी नहीं देखना चाहिए कि मैं पास हो रहा है नहीं, बस आपका 100% दे दीजिएगा, आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है उसकी। जितना आप एक्सपेक्टेशन कम करने लगते हो ना, उतनी चीजें आपके फेवर में आ जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। फिर गांधी जी के एथिक्स के बारे में तो पूरा एक ऐसे भी हो जाएगा, ये नॉन वायलेंस, सेल्फ सस्टेनेंस, स्वराज, सत्याग्रह, करेज ऑफ कन्विक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस। फिर बुद्धिस्ट एथिक्स, ये आप सब पढ़ लीजिएगा, ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और देखिए कुछ कुछ कोड्स भी रहेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि कोड्स भी अच्छे अच्छे हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी कंक्लूड करना है या फिर इंट्रो भी करना है। अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज अपॉन दिस वर्ल्ड, मतलब एक खुला डेंजरस प्राणी बन जाता है अगर उसके पास एथिक्स नहीं रहा। ये अल्बर्ट कैमस का है, ठीक है। इन जस्ट अबाउट एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी देयर इज नथिंग मोर देन इंपॉर्टेंट देन एथिक्स, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के एरिया में अगर देखा जाए तो एथिक्स से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर एथिकली वो रॉन्ग रहा, अभी साइंटिस्ट है समझो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एकदम, नोबेल वगैरह जीता है, और उसका काम यही कर रहा है कि लोगों को कैसे मारे, तो क्या फायदा क्या है इतना साइंटिस्ट बनने का। तो यही इनका इंपॉर्टेंस है। अभी ये एग्जांपल ऐसा आ सकता है, देखिए अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अभी स्टेटमेंट ऐसे कोर्ट वाले भी आते हैं क्वेश्चन, तो उसे भी हम कैसे खोलना चाहिए वो भी हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी बात आती है, अभी देखा हमने सोर्स क्या है एथिक्स के, तो अभी हम देखते हैं एसेंस क्या है एथिक्स का। तो एसेंस क्या है, तो ये हम पढ़ते हैं अभी। जो स्कोप है एथिक्स का वो बस इंक्लूड करता है जो भी हम एक्शंस लेते हैं, वॉलेंटरी ह्यूमन एक्शन लेते हैं, तो उसी के ऊपर ही उसका एसेंस रहता है या फिर स्कोप रहता है एथिक्स का। मतलब क्या, होशो आवाज में जो भी आपने एक्शन लिया है तो उसे ही स्टडी करना एथिक्स है।
तो ये जो है होशोश में एक्शन लेना, उसे ह्यूमन कंडक्ट भी कहा जाता है, जो कि आपने जो भी एक्शन लिया वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लिया, मॉरलिटी के हिसाब से आपने एक्शन लिया है, ठीक है। और एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं ये, जो कि सोसाइटी प्लेस करती है अपने आप पर, और इससे क्या होता है, तो आपका जो बिहेवियर रहता है वो चेंज हो जाता है। जो भी आप चॉइसेस लोगे, एक्शंस लोगे अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपकी सराउंडिंग है उसमें आपका एक्शंस का भी इम्पैक्ट होता है। और मेजरली जो एथिक्स है वो किस पर ज्यादा कंसर्न करता है, जैसे मैंने बताया, जो भी राइट है, फेयर है, जस्ट है, गुड है, ना कि वो इस पर नहीं करता कि जो एक्सेप्टेबल है या फिर एक्सपीडियंट है, ठीक है। जो एक्सेप्टेबल है वो नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस रहता है, जो क्या सही है, फेयर है या फिर जस्ट है। और ये काफी ज्यादा मदद करता है एनालाइज और इवेलुएट करने में, जो कि जो भी प्रिंसिपल्स हम लेते हैं सोशल कंडक्ट या फिर सोशल ऑर्डर से। इवन ये इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, जैसे कि इक्वालिटी रहनी चाहिए सभी मेन और वुमेन में, फिर ह्यूमन और नेचुरल राइट्स, ओबीडियंस टू द लॉ, कंसर्न फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, और एग्जाम एसेट्रा एसेट्रा। तो ये एसेंस था, मतलब इसका इन शॉर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताया गया है और इसका क्या क्या एसेंस है, ठीक है। पर अभी देखिए, आपको पता है एथिक्स होता क्या है, पर एथिक्स क्या नहीं होता वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि एथिक्स क्या नहीं है। अभी एथिक्स को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया कि एथिक्स क्या है वो तो हमने देख लिया, पर उसके इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स क्या नहीं है। तो एथिक्स मॉरलिटी नहीं है। तो मॉरलिटी मतलब क्या, जो भी पर्सनल आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो हो गए आपके मॉरल्स, ठीक है। पर्सनल गेन के या फिर पर्सनल जो भी आपका एक्शंस रहेंगे, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो हो गया मॉरल्स आपके। पर एथिक्स सिर्फ मॉरलिटी है क्या, तो नहीं। एथिक्स काफी बड़ा टर्म है, वो जनरली सोसाइटल लेवल पर या फिर उसका इम्पैक्ट जो रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो उसका थ्योरी ऑफ राइट एक्शन क्या है, वो ग्रेटर गुड के लिए देखता है, और मॉरल्स जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, बस इंडिकेट देयर प्रैक्टिस, ठीक है। फिर एथिक्स जो है वो लिमिटेड नहीं है स्पेसिफिक एक्ट्स और डिफाइंड मॉरल कोड्स के लिए, मतलब एक एक्ट आपने किया तो वो उसे एथिक्स कहा जाएगा क्या, या फिर आप एक मॉरल कोड है तो उसे आप फॉलो कर रहे हो तो वो होगा क्या, नहीं। इसमें जो एथिक्स है वो काफी बड़ा टर्म है और काफी ज्यादा इनकम्पास होता है, जैसे कि मॉरल आइडिया, बिहेवियर कैसा है, पर्सन की फिलोसफी क्या है लाइफ के रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें। और मॉरलिटी मेजरली कन्फाइंड रहती है पर्सनल स्पेस के रिगार्डिंग, मतलब एक आदमी मॉरल हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो एथिकल हो। आगे हम आएंगे दोनों का डिफरेंस, पर फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया रहेगा आपको। फिर एथिक्स रिलीजन है क्या, तो नहीं। रिलीजन एक इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर रहता है, मतलब इंसान के ऊपर रहता है। और एथिक्स जो है वो अप्लाई सभी के ऊपर होता है, रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन नो वन फॉलोज एंड इवन दोज हु डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, मतलब अथिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि जो फॉलो नहीं कर रहे उन पर नहीं लागू होगा, ये सब पर लागू होता है, यूनिवर्सल रहता है ये, ठीक है। और एथिक्स लॉ है क्या, तो लॉ भी नहीं है। लॉ में कैसा है, एक पर्सन अगर गिल्टी हो गया, जब गिल्टी कब होता है, जब उसने लॉ तोड़ा रहता है, या फिर दूसरों के जो राइट्स होते हैं वो तोड़े रहते हैं। पर ऐसा नहीं रहता है एथिक्स में, कैसा रहता है, अगर आपने कोई गलती की तो आपको गिल्ट महसूस होगा, तो वो जो गिल्ट रहता है वो ही एथिक्स है आपका। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको पनिशमेंट होगी या फिर कुछ अलग होगा, पर जो आपका गिल्ट रहेगा वो ही एथिक्स रहता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इंट्यूटिव है क्या या फीलिंग बेस्ड है क्या अपना एथिक्स, तो नहीं। एथिक्स उतना नहीं है सिंपल कि बाबा थोड़ा सा फील हुआ कुछ गलत है और सही है और इसके रिगार्डिंग हमें कैसा लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। बस सही गलत में फर्क करना एथिक्स नहीं है, इन शॉर्ट ऐसा कहना है। अभी देखिए, इंट्यूशन इंट्यूशन मतलब क्या, एक सिचुएशन आ गई कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर आपका एक इंट्यूशन कहता है कि भाई ये तो सही करना चाहिए, पर आपको बहुत सारे एथिकल डिलेमास आते हैं, तो आपको प्रिवेंट करते हैं राइट एक्शन लेने में, और उसके डर से आप वो एक्शन नहीं लेते और दूसरा एक्शन ले लेते हो। आपको काफी सारे एग्जांपल्स मैं बता दूंगा आगे जाके, पर आपको समझ में आना चाहिए कि इंट्यूटिव फीलिंग के इस पर नहीं रहता है। मतलब इन शॉर्ट इतना जब मैंने रामायण बताया, एथिक्स जो है वो एक सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का, जो डिटरमाइन करता है जो जो भी लोग हैं वो डिसीजंस लेने चाहिए अच्छे, और उनकी अच्छी लाइफ जिंदगी जीनी चाहिए उन्होंने, बस। एथिक्स का एक छोटा ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ये पूरा कंक्लूजन, इसका ये पूरा सार इसमें है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स का अपने लाइफ में, या फिर जो भी है इंपॉर्टेंस क्या रहना चाहिए इसका, हम क्यों पढ़े एथिक्स, क्यों पढ़े हम। तो इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स का, तो देखिए, पहला तो एक स्टैंडर्ड सेट करता है क्या सही है और क्या गलत है। तो एथिक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा, और हमें सही चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वही सब ये लिखा है। और जो भी रॉन्ग डूइंग्स रहते हैं समाज में, जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज रहते हैं, तो उसे स्टॉप करने में भी मदद करता है, जैसे कि स्टीलिंग हो गया, असल्ट हो गया, मर्डर हो गया, फ्रॉड,
और एक्सेट्रा जो भी रहेगी क्राइम्स, तो उसे भी कम करने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, तो इम्प्रूव थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट्स। अभी देखिए हमारा एक थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव रहता है कि हमने जो भी बातें पढ़ी रहेगी, जो भी एक दो इंसान बताते हैं कि बाबा ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, पर जो एथिक्स होता है वो ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचने पर मजबूर कर देता है हमें, कि अगर ये इसने एक्शन किया तो क्यों किया, इस पर कुछ अलग सिचुएशन थी क्या, उसका क्या पीछे का बैकग्राउंड था, तो वो उसके इवेल्युएट करता है उसके एक्शंस को, और उसमें ये काफी हेल्पफुल रहता है। और क्या सही करना चाहिए इस इंसान ने, तो वो उसे भी ये प्रेफर करता है। तो ये बात होगी सेकंड इम्पोर्टेंस की। फिर जो एक्शन रहेंगे, ये डिटरमाइन करता है हमारा एक्शन और इनएक्शन, किस कौन सी सिचुएशन में हमें एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो भी डिटरमाइन करता है एथिक्स। अगर एथिक्स नहीं होता तो हमारे जो भी एक्शंस रहते तो वो एक रैंडम और एमलेस रहती, तो उसे कुछ मकसद के बगैर ही हम एक्शन लेते रहते, तो हम कहीं पर नहीं जाते। तो जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो हेल्प करते हैं हमें ऑर्गेनाइज करने में हमारे गोल्स, जो भी एक्शंस रहेंगे, और एक गुड और वर्चुअस लाइफ की तरह, और एक लार्जर गुड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी। तो भी एक्शन और इनएक्शन का भी इम्पोर्टेंस है। फिर एथिक्स इज द बेसिस ऑफ हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी, वही बात होगी, एक पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें ये पूरा एक गाइड करता है, तो एक ह्यूमन गुड के लिए काम कराने के लिए मदद करता है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन बेस्ड मॉरल प्रिंसिपल्स भी बना देते हैं ये। और बीइंग एथिकल, एक पर्सन को खुद को एडमायर करने आता है और उसे रूल्स फॉलो करने अच्छे से आते हैं, तो भी वो अच्छा आदमी हो सकता है आगे जाके। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स है, जो भी है वैल्यूज है, तो आप देख सकते हो उनके कोई भी वैल्यू उठा लीजिएगा, वो काफी ग्रेट आदमी है, और उसके वजह से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में, और नेशन भी ग्रो हो जाता है। तो ये सोसाइटी बेटर प्लेस के लिए अच्छी बात है। और देखते हैं हम इम्पोर्टेंस का क्या है। तो सॉल्विंग मॉरल डिलेमा। सॉल्विंग मॉरल डिलेमा मतलब क्या? डिलेमा मतलब क्या? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, ठीक है। तो दो सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि एक सिचुएशन में ऐसे होते हो कि आपको डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये लूँ या ये लूँ, या फिर दोनों में क्या फायदे नुकसान है, वो सब करने में भी मदद कर देता है। तो इसे सॉल्व करने में भी इजीली आपको मदद हो जाएगी। जो गलत रहेगा वो हम इसे नहीं करेंगे। तो मेनी मॉरल इश्यूज जैसे कि अबॉर्शन सही है गलत है, तो करना चाहिए तो कब करना चाहिए, इथनेशिया, मतलब जो भी अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में और उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, उस पर कोई इलाज भी नहीं है और उस पर ज्यादा खर्चा भी हो रहा है, खर्चे का छोड़िए, उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसे मारना सही रहेगा क्या? नहीं, अगर मारना है तो उसके ऊपर क्या रहना चाहिए, तो उसमें भी दो क्राइटेरिया रहता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। पैसिव इथनेशिया और एक्टिव इथनेशिया क्या है वो हम करंट अफेयर्स के लेक्चर में देखेंगे, पर इथनेशिया के इसमें भी इथिकल डिलेमा सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। बाद में एड इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन में क्या है, मतलब क्या, आप डिस्क्रिशन मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आपको एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर उस सिचुएशन में आपको एक क्लियर चॉइस होनी चाहिए कि क्या सही है। और तब सोशल सोशल जो नॉर्म्स रहते हैं या फिर जो भी लॉ रहता है, तब वो हर लॉ थोड़ी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपको। तो कभी ना कभी आपके जो स्किल्स रहेंगे या फिर जो भी रियल सिचुएशन आएगी, तो उसमें आपको मॉरली साउंड डिसीजन लेना चाहिए, तो वो उसमें मदद करता है। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ है हमारी, उसे भी गाइड करता है। जैसे कि जो एथिक्स है वो इंटीग्रल रहता है, जैसे कि दोनों प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में भी, दोनों में मदद करता है। प्राइवेट में कैसे जो भी हमारा रिलेशंस रहते हैं फेलो बीइंग से या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एथिक्स वो फोकस करता है कि कैसा कोई एक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज अ वे टू सेल्फ रियलाइजेशन। अभी सेल्फ रियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए आपको खुद को ही पता नहीं आप क्या कर रहे हो, गलत या सही, तो वो काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपको, अगर बाद में आपको काफी ज्यादा पछतावा होगा। और जनरली एवरी इंडिविजुअल जो रहता है कभी भी अच्छा करने के लिए ही कोशिश करता है। बीइंग एथिकल मॉरल हेल्प्स पर्सन टू अटेंड व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। जो भी बेस्ट रहेगा वो ही खुद के लिए करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो एथिक्स रहता है वो हम कैसे लाइफ जिए, तो वो, और जीने का मतलब बस खाना पीना सोना नहीं है, उसे हम एनरिच कैसे करें, और जो अच्छी बात है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो वो भी एथिक्स इन अ वे काम करता है। अभी देखिए ये आंसर हो गया, समझो आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स लिखिएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स ऐसा आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज एग्जाम्पल के साथ, हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल लिख लिया। और एक तरीका होता है कि एथिक्स का अभी इंपॉर्टेंस लिखना है तो हम कैसे, एक अलग अलग लेवल्स पे हम देखेंगे।
तो कौन से लेवल से हम आगे देखेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी देखिए अलग अलग लेवल पे रहता है इंपॉर्टेंस। अभी देखिए वही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, तो कैसा रहेगा एट इंडिविजुअल लेवल, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या फिर सोसाइटल लेवल, फिर आता है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल। तो ऐसे आप लेवल्स में डिवाइड कर सकते हो। अभी इंडिविजुअल लेवल पर एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, तो जैसे हमने देखा एक सेटिस्फाई करता है ह्यूमन ग्रोथ की नीड, और ऐसा भी लिख सकते हो ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, पता नहीं हम प्रोनाउंसिएशन कैसा है पर ये बताता है। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब क्या, खाना पीना, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर बाद में आता है सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के किसके रिगार्डिंग, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। फिर स्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। और बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब क्या, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, मतलब आप क्या चाहते हो वही बनना, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो जो मैस्लो है वो उन्होंने टॉप की प्रायोरिटी दी है, टॉप की हायरार्की है इसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आता है हैप्पीनेस, आप खुश रहोगे, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी एक्शंस के, आपको जो भी करोगे, एक इनर हैप्पीनेस बढ़ जाती है आपकी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन इन क्रॉसिंग द रोड गिव सेटिस्फेक्शन, कि मैंने भाई अच्छा एक काम किया है, एक हम मुझे खुशी है। और एक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था व्हाट इज हैप्पीनेस, तो उसके ऊपर भी आप ये सिंपल सा ये भी लिख सकते हो, ये जो भी लिखा है डेफिनेशन और एग्जांपल। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या, जो भी आप थॉट कर रहे हो और वही एक्शन में कर रहे हो तो उसे कहते हैं इंटीग्रिटी इन शॉर्ट, मतलब कन्विक्शन रहता है उसके एक्शन और थॉट्स में। तो एक एग्जांपल है जो रजनी सेकरी सिबाल, जो एक हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने नहीं कहा जब उन्होंने उनको ब्राइब ऑफर किया था एक पॉलिटिकल पावर द्वारा, क्योंकि उनके जो रिजल्ट थे वो चेंज करने थे 3200 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स इन 1999, मतलब उनका ऐसा मानना था कि ये थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मतलब काफी ज्यादा ही रहेगा ऑब्वियस है, और ये 3200 जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स है उसका जो रिजल्ट है वो चेंज कर दो 1999, तो उन्होंने तो नहीं कहा था। तो ऐसा हो गया इंटीग्रिटी। हम देखेंगे हर एक वैल्यू, अगर ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। अभी आप क्या कीजिएगा, अभी मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, मतलब एक डेफिनेशन बताया, तो उसके रिगार्डिंग आप सर्च मार सकते हो इंटीग्रिटी आईएएस ऑफिसर एग्जाम्पल, तो ऐसे 10-12 एग्जाम्पल रहेंगे, जो भी करंट वाला एग्जाम्पल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, तो आप करंट वाले एग्जाम्पल डाल सकते हो। आप कभी भी ये लेक्चर देखते रहोगे, और ये होमवर्क ही है, मतलब आप जैसे नोट्स बनाते हो तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, और अपने लाइन में आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक दो लाइन में आपको कंप्लीट करना है, जैसे इधर कंप्लीट किया है एक दो लाइन में ही कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा स्पेस देके आप ये भी कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो आगे क्या है देखते हैं हम अभी। ठीक है, फेयरनेस आता है, हैविंग प्रॉपर एथिक्स कैन हेल्प इंश्योर अ पर्सन इज फेयर इन दिस प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल ड्यूटीज, मतलब फेयर रहना चाहिए, ना कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर हॉनेस्टी, जैसे आपको पता ही है, ऑनरेबल सोसाइटी, और इसके आगे एग्जांपल भी आपको लिखना है हॉनेस्टी के रिगार्डिंग, आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेल्फलेसनेस, खुद के बारे में ज्यादा ना सोच के दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना, मतलब थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ टू फील फॉर द नीड ऑफ अदर्स अराउंड हिम, तो एग्जांपल लिख सकते हो किसका भी। इवन जो, ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप खुद का ही लिखना चाहिए, मेजर मेजर जो भी पर्सनैलिटीज है, गांधी जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या फिर जो भी आपको जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक दो लाइन में। रामायण महाभारत है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है एग्जाम्पल लिखने का, बस आपको उतना क्लिक होना चाहिए, एक आइडिया रखनी चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स भी लिखते हो कीवर्ड इसमें, तो भी आपको क्लिक हो जाएगा। फिर एम्पथी, एम्पथी जैसे बताया, एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन, मतलब उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, आपको उसके रिगार्डिंग एम्पैथी आ गई। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप एक सेल्फ इंप्रूव और मेंटेन करते हैं अपना, गाइडिंग मैप रहता है एक पर्सन के लिए एथिक्स, बिलीफ के ऊपर वो स्टैंड होता है कि मैंने तो ये सही लिया है और मैं मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हो एग्जांपल्स। तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। अभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखते हैं हम क्या क्या आता है। अभी देखिए आपने ये लेवल्स किया है, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंस पहले मैंने बताया वो गलत है, वो गलत नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे 10 में से। पर अगर ऐसा लिख सकते हो तो एक्स्ट्रा आधा नहीं तो 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, तो आधा 1 मार्क की लड़ाई रहती है मेंस में। तो उसके रिगार्डिंग ही हमें अच्छे से आगे बढ़ना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर एथिक्स रहेगा तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएंगे, एफिशिएंसी आएगी, पब्लिक फेथ आएगा, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहेगा। अभी ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता है क्लियर रहना चाहिए, जो भी जो है सो है, मतलब उसमें कुछ छुपाए वगैरह तो नहीं है। अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रखा ऑफिसर्स ने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ
छुपाने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है वो सामने है, पब्लिक के स्क्रूटिनी के लिए ही है। फिर एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हॉनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, गाइडिंग प्रिंसिपल आ जाता है एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। मतलब अच्छे से काम हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा काम करोगे। ऐसा भी नहीं कि रेड टेपिज्म एक काफी प्रॉब्लमेटिक था पहले तो, कि फाइलें पड़ी रहती है और उसे एक रेड टेप लगा दिया और बाद में वो सिर्फ दूर खाती रहती है। तो ऐसा भी नहीं है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, चीट भी नहीं करेंगे। और एक पब्लिक फेथ, ये सबका एक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ही है। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, पब्लिक फेथ बढ़ेगा। पब्लिक फेथ बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहेगी जो भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। जैसे कि सुरेश प्रभु ने रिजाइन किया था, जो कि एक रेलवे मिनिस्टर थे, तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो उनको ऐसा लगा कि इनकी गलती है, तो इसे वो एक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ये उनके एक्ट को। तो ऐसे ठीक है। अभी सोसाइटल लेवल पे क्या है हम देखते हैं। तो सोसाइटल लेवल पे क्या है, हार्मनी रहती है, ट्रस्ट रहता है, ब्रदरहुड रहता है, टीम वर्क होता है, जस्ट सोसाइटी हो जाएगी। तो हार्मनी मतलब क्या, सोसाइटी इज सीन टू बी हार्मोनियस व्हेन इट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ एथिक्स एंड वर्च्यूज। वही है। ट्रस्ट होता है, सोसाइटल ट्रस्ट बेनिफिट होता है, पीपल चूज टू लिव बाय अ सेट ऑफ एथिक्स इन लाइफ एंड नो वन कॉजेस एनी अनड्यू हार्म। मतलब कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, एक मिलजुल के रहते हैं, ट्रस्ट रहता है भाई आप तो कुछ गलत नहीं करोगे। एक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके आगे आप लिख सकते हो ट्रस्ट के भी एग्जाम्पल, हार्मनी का एग्जाम्पल। मैंने जैसे बताया आपको, हर एक के आगे एग्जाम्पल लिखना है। एक इंडिविजुअल लिख सकते हो, या फिर पर्सनैलिटी बेस्ड लिख सकते हो, या फिर जितना आईएएस के रिगार्डिंग लिखोगे, जो भी आईएएस ऑफिसर्स है उसके रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हो। फिर ब्रदरहुड, भाईचारा रहेगा, रिस्पेक्ट करेंगे ईच अदर के लिए। फिर टीम वर्क रहेगा, मिलजुल के हम काम करेंगे, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, म्यूचुअल इश्यूज के ऊपर काम करना इजीली रहेगा। जो भी एक्सटर्नल चैलेंज आते हैं उसे एकजुट होकर फाइट कर सकते हैं हम, टीम वर्क बोलते हैं इसे। जैसे इंडिया टीम में काम करती है तभी इंडिया जीतती है, ऐसा है। फिर एक जस्ट सोसाइटी हो जाएगी, मतलब क्या, एक सेंस ऑफ जस्टिस हो जाएगा कि भाई हमें जस्टिस मिल सकता है। जैसे आप आज के जो कानून है, जैसे वो कोशिश तो कर रहे हैं जितना फास्ट डिलीवरी हो सकता है जस्टिस का, वो तो कर ही रहे। पर एक और एक एथिक्स एथिकल सोसाइटल लेवल पे ही अगर क्राइम नहीं हो रहा तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ऐसा है। जैसे जैसे इसमें बताया, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन ही एब्सेंट रहा तो जस्टिस, इफ एट ऑल जस्टिस प्रिवेल्स, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ एथिक्स लीड्स टू इनजस्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर एथिक्स नहीं रहा तो ये ज्यादा ही बढ़ते जाएगा, दंगे फसाद वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, दोनों पर्सपेक्टिव से देखा हम, एक नॉर्मल इससे और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब ये अलग अलग लेवल्स पे हमने देखा। अभी हमने देखा कि एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम देखते हैं अगर एथिक्स ना हो तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी मैं ऐसे ही बताऊंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, वैसा ही सोसाइटल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, हम देखते हैं अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लॉस ऑफ एथिक्स की। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे मैंने बताया, एक बायस आ जाएगा भाई, भेदभाव आने के चांसेस ज्यादा है। एक पर्सन डेवलप करेगा अपना बायस, भाई बस ये एक पर्टिकुलर रिलीजन एक्स वाई जेड ये गलत ही है, इसके रिगार्डिंग हमें गलत ही पता है, ज्यादा कुछ ये अच्छे रिलीजन नहीं है। या फिर जो भी रहेगा, एक इंसान रहेगा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कुछ के किसी के भी रिगार्डिंग ये बायसेस क्रिएट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। फिर मिसफाइनेंस मतलब क्या, एक रॉन्गफुल एक्सरसाइज होती है लॉफुल अथॉरिटी की, विच लीड्स टू करप्शन ऑफ द पावर। मतलब क्या है, एक लॉफुल अथॉरिटी है, वो रॉन्गफुल यूज कर रहा है उसके पावर का, मिसफाइनेंस बोलते हैं, मिसफिजन्स, ठीक है। फिर एनवी, एनवी तो पता है जलन टाइप में, लॉन्गिंग टू possess समथिंग अवॉर्डेड टू और अचीव्ड बाय अनदर व्हिच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट मेंटली एंड इन रिलेशनशिप। मतलब एक इन शॉर्ट जलन। एग्जांपल लिख सकते हो आप कि किसी को एक ऑस्कर मिला तो उसके वजह से इससे बुरा लगा और इसे इसने मार दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है रामायण का, जब राम ने एग्जाइल लिया था तो क्यों लिया था, तो जो राम के जो पिताजी थे, तो उनकी बहुत सा एक रानी ने बताया कि मुझे इनका बैठना थ्रोन पर अच्छा नहीं लगा, तो ये एनवी का ही एग्जाम्पल है। और उनके बेटे को उन्होंने बैठाना चाहते थे, ठीक है। फिर ग्रीड, ग्रीड तो पता ही है आपको, ज्यादा ज्यादा पावर के लिए, मनी के लिए ग्रीड रहता है, और किसी को हानि पहुंचा के उसे लेना वसूली टाइप में, तो वो भी गलत है। तो ग्रीड भी बढ़ जाएगी। ग्रीड में आप आईएएस एग्जाम्पल का भी लिख सकते हो। आई गेस एक फीमेल आईएएस ऑफिसर बिहार कैडर की थे, तो उन्होंने 19 करोड़ कुछ तो मनरेगा से कैश में थे उनके पास, तो कैश पूरी घर में मिल गई थी उनकी। मतलब मशीन पूरे गर्म होके ऑलमोस्ट जलने वाले थे, इतना ज्यादा कैश था। 19 करोड़, आपको अंदाजा लग सकता है। तो ग्रिड भी कितना रह सकता है देख सकते हो आप, हायर लेवल पे भी, ऐसा नहीं कि जो बस छोटे लेवल पे ही। फिर एक सोसाइटी लेवल देखते हैं हम अभी।
अभी सोसाइटल लेवल पे अगर एथिक्स नहीं रहा तो क्या हो सकता है, तो राइज इन क्राइम रेट्स, जैसे पता है आपको कि क्राइम रेट्स बढ़ सकता है, लाइफ ऑफ अदर्स हो सकते हैं, जैसे कि नाजीज, जैसे आपको हिटलर पता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं था उनके नेशंस के रिगार्डिंग, अदर नेशंस के रिगार्डिंग, इसलिए पूरी तरह वायलेशन देख सकते हो आप ह्यूमन राइट्स का, हाई वॉर क्राइम्स का। फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम जो भी रहेगा, सिख हिंदू कुछ भी रह सकता है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बस ये दो नहीं है, बहुत सारे भी है, तो उसमें और तनाव बढ़ सकता है। स्टीरियोटाइप हो सकता है, स्टीरियोटाइप मतलब क्या है, एक फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड इमेज रहती है, मतलब एक ही चीज को, अभी समझो यूपीएससी है तो यूपीएससी गलत ही करता है, ये एक स्टीरियोटाइप हो गया, क्योंकि ये बस इंजीनियर्स को ही लेता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये गलत है, ऐसे कुछ ऐसा कुछ रीजन नहीं है उसके रिगार्डिंग, आप में कैपेबिलिटी है तो आपको यूपीएससी सिलेक्ट करेगी, बस इतना ही बात बता सकता हूँ मैं। तो एक पर्सन के रिगार्डिंग या फिर एक ग्रुप के रिगार्डिंग आपको एक ओवर सिंप्लीफाइड या सिंपल एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है कि भाई ये तो गलत ही है, जैसे कि एक रेस, नेशनलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की रिगार्डिंग, मतलब लड़की है तो मतलब ये अबला ही रहेगी, अबला ही नारी रहेगी, तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया, तो ये भी बढ़ जाते हैं। मॉरल करप्शन हो जाता है, तो गुड मॉरल वैल्यूज नहीं रख सकते, मतलब क्या, ये करप्शन तो गलत है पता है हमें, पर इसे चलता है एटीट्यूड जैसा हो सकता है, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट ही है ऐसा एक मान के चल रहे हैं कि गुड मॉरल वैल्यू कम रखते हैं फिर, तो उससे करप्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये होगा सोसाइटी लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पर क्या रहता है, इसरो वगैरह, इसरो भी छोड़ दिए, दूसरा भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सोच सकते हैं, एथिक्स नहीं रहा तो क्या होगा, करप्शन होगा, क्रिमिनलाइजेशन होगा, मतलब क्या, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा हद तक आई गेस ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एमपीज तो करप्ट करप्ट बोल रहा हूँ, क्रिमिनल ही है, उन पर छोटे ना छोटे कोई ना कोई तो केसेस चलते ही रहते हैं। या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपने देखे रहेंगे, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, कोई कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, करप्शन का भी। अभी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये सब होने लग गया, करप्शन हो गया, क्रिमिनलाइजेशन हो गया, तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे रहेगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा, और इसके बगैर तो खत्म ही हो जाएगा। और ठीक है, बस इतने ही लेवल्स है क्या, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और इंडिविजुअल, तो नहीं, आगे अभी हम देखते हैं अलग अलग कौन से लेवल्स है। तो ये पूरा समराइज क्या है, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इंटरनेशनल, बायोथिकल और एनवायरमेंटल। तो ये तीन तो आपने देख लिया, इसका और एडिशन के तौर पर मैंने इससे ज्यादा लिखा है। फिर पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, हंग पार्लियामेंट है, करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिसी, कोलिशन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल का ट्रस्ट डिफिसिट होगा, फ्रिक्शन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, अनहेल्दी कंपटीशन हो गया, वॉर्स भी हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर बायोएथिकल लेवल पे अबॉर्शन, एनिमल राइट्स, क्लोनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएम और एआई पर तो ज्यादा ही क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि एआई काफी ज्यादा चर्चे में चैट जीपीटी की वजह से। तो फिर एनवायरमेंटल लेवल पे क्या हो सकता है, तो आपको पता ही है, फ्लोरा फाउना, मतलब क्या, प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस हो सकता है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, पॉल्यूशन, पॉल्यूटर शेल पे प्रिंसिपल इज डिमिनिशिंग, मतलब क्या, पॉल्यूशन जो कर रहा है वही भर रहा नहीं पैसे, तो उसके ऊपर तो ऐसा हो गया कि भाई मैं तो पॉल्यूशन करते जाऊंगा, आप कौन हो रोकने वाले। अगर पॉल्यूशन वाले नहीं पे करने चालू कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा, पर ये डिमिनिशन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। पॉल्यूशन लेवल तो पता है, सीबीडीआर भी डिसरिगार्ड किया जा रहा है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा रहेगा तो आपको पता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मतलब जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई होते रहेंगे। थैंक यू।